अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मरियम नवाज़ के हवाले से, जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा खबर फैली हुई है। और ये खबर कौन फैला रहा है? ये खबर फैला रहे हैं पीटीआई के सपोर्टर्स। अब इसके ऊपर इन्होंने एक 18 सेकंड का क्लिप जो है वो शेयर किया है, और पीटीआई के जितने भी वेरीफाइड अकाउंट्स हैं वहां से इसको शेयर किया जा रहा है। ये भी एक वेरीफाइड अकाउंट है जिसका नाम है जी जोकर। शक्ल से भी शायद जोकर ही होगा जो उसने जोकर के नाम से अपना अकाउंट बनाया है। इसने कैप्शन ये लगाई है, जो कि इस वक्त पीटीआई के तमाम अकाउंट्स जो हैं इस कैप्शन के साथ मरियम नवाज़ का एक क्लिप शेयर कर रहे हैं, जिसमें नाउज़ुबिल्ला वो कहती दिखाई दे रही हैं या सुनाई दे रही हैं कि जनाब नबूवत जो है नाउज़ुबिल्ला उसी तरह उनको भी चुना गया है। बिल्कुल उसी तरह जैसे इमरान खान माजी में इस तरह के बहुत सारे गंदे किस्म के दावे और वादे कर चुके हैं। अब ये जो क्लिप है इसको सुनने के बाद ऑब्वियसली जो मुसलमान होगा उसको बहुत गुस्सा आएगा और वो सोचेगा कि मरियम नवाज ने इतना भोंडा बयान कैसे दे दिया। ऊपर जो इन्होंने कैप्शन दिया ऊपर लिखा हुआ है, खुद को नबूवत का दर्जा देने वाली झूठी और मक्कार खातून। और जरा मैं चाहती हूँ कि पहले आप सुनिए कि वो क्या क्लिप मरियम नवाज का शेयर कर रहे हैं, और फिर उसके बाद मैं इसका भांडा फोड़ती हूँ और असली क्लिप जो है वो आप तक पहुंचाती हूँ। लेकिन पहले जरा ये सुन लीजिए। इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से चुना गया, नबूवत को या जो दीन इस्लाम का मैसेज है उसको फैलाने के लिए, इसी तरह मुझे भी चुना गया। तो आप क्या बात कर रहे हैं? आपने आईने में कभी अपना मकरूह चेहरा देखा है? आपकी पूरी जिंदगी किस चीज से इबारत है? कभी आप जी तो 18 सेकंड का आपने ये क्लिप सुना। असल में ये क्लिप है जनाब तकरीबन 1 मिनट से ऊपर का। मैं चाहती हूँ कि असली बयान जो मरियम नवाज ने दिया था, जिसको एडिट करके इन्होंने ये बयान बनाया है, जरा सुनिए कि असली बयान क्या है। फिर मेरा जो बतौर मां और बतौर पाकिस्तानी मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इस चीज पे बात करूं। जब आप एक मजमे के सामने खड़े होकर आप मजहब को इस्तेमाल करते हैं, आप ये कहते हैं कि आप क्या तशरीह कर रहे हैं, आगे आपके नौजवान खड़े हैं, लोग खड़े हैं, वो अपने घरों में इन कॉन्सेप्ट्स के साथ जा रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं उनको? आप उनको ये कह रहे हैं कि मैं आपको ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाता हूं, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब जो है वो आपने बिल्कुल सियासत बना दिया। फिर आप ये कहते हैं कि अभी इसने रिसेंटली क्या बात की कि जो इसकी रिसेंट स्टेटमेंट थी वो क्या थी? नहीं वो तो थी, और भी कब्र में सवाल हो गए जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को जब आप ये कहते हैं कि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से चुना गया, नबूवत को या जो दीन इस्लाम का मैसेज है उसको फैलाने के लिए, इसी तरह मुझे भी चुना गया। तो आप क्या बात कर रहे हैं? आपने आईने में कभी अपना मकरूह चेहरा देखा है? आपकी पूरी जिंदगी किस चीज से इबारत है? कभी आपने देखी? जी तो जनाब आपने सुना। अब आपको अंदाजा हो गया कि पीटीआई को एक जमात का नाम नहीं है, बल्कि पीटीआई उन तमाम शरपसंदों का नाम है जो दज्जाल को अपना आका मानते हैं, जिनका काम, जिनका ओढ़ना बिछोना, सोना उठना बैठना झूठ के ऊपर कायम है। और झूठ की वो दीवार जो है वो इंशाल्लाह मेरे व्लॉग्स में आपको नजर आती रहेगी। मैं आपको ईमानदारी से और सच्चाई के साथ जो खबर होगी वो बताती रहूंगी, चाहे वो जो है वो किसी भी पार्टी के हवाले से हो। अगर कोई भी झूठ बोलेगा उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से होगा तो हम आपको वो लाजमी बताएंगे। और इसी तरह हम बात कर लेते हैं जनाब बलूचिस्तान के हवाले से। आपको पता है कि वहाँ से ये जो ख़वातीन आई हुई हैं और जिस तरह से ये ख़वातीन आकर मार्च करके इस्लामाबाद के अंदर बैठी हुई हैं, इसको बहुत ज़्यादा कवरेज दे रहा है भारतीय मीडिया। और भारतीय मीडिया के अंदर ये जो खातून है इनको इतनी ज़्यादा कवरेज इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये उकसा रही हैं कश्मीरियों को कि आप लोग अपना अलायंस या अपना इल्हाक जो है वो पाकिस्तान के साथ मत कीजिए, क्योंकि अब की बार ये चाहती हैं गिलगित बल्तिस्तान को तोड़ना या कश्मीर को तोड़ना। और ये खातून जो है इसका एजेंडा अब सबके सामने आ चुका है, और इसी वजह से भारत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज दे रहा है इस खातून को। इस खातून ने एक और भी झूठ बोला जिसमें इसने कहा कि इसका जो भाई है वो मिसिंग पर्सन्स में शामिल है, जबकि इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको जो एक शख्स नजर आ रहा है ये इसका भाई है, जो कि इस वक्त कोयटा के अंदर बिल्कुल आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहा है। वहां पर ये खुद ही भाग कर गया हुआ है, छुपा हुआ है, जबकि एजेंसीज की तरफ से या इदारों की तरफ से उसकी फुटेज रिलीज कर दी गई है। और इसका ये भांडा फूट गया है, इसकी बीच चौराहे में हंडिया फूट गई है जिसमें ये झूठ बोल रही थी कि इसके भाई को जो है वो कत्ल कर दिया गया, जबकि भाई जिंदा सलामत कोयटा के अंदर जो है वो घूम रहा है। और मैं चाहती हूँ कि इसके जो बाकी क्लिप्स हैं जो इंडियन मीडिया इसको कवरेज दे रहा है, आप जरा वो भी मुलाहिजा फरमाइए। नापाक सेना का सितम आगे अड़ गई महरंग। फलस्तीन में इजराइल
की मजम्मत करते हो, लेकिन जो यजीदियत आपकी फोर्सेस ने बलोचिस्तान में मचाई है उसकी मजम्मत क्यों नहीं करते हो? क्रांतिवीर महरंग स्वतंत्र बलूचिस्तान का जन्म। आपका मुखरू चेहरा जो है ना इस दुनिया को दिखाएंगे। जब आप यूएन में जाकर जो है ना कश्मीर के लिए बात करते हैं, मैं कश्मीरियों से भी कहती हूँ कि पाकिस्तान आपका कोई हमनवा नहीं है। अच्छा जनाब, अब मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये जो अफराद आपको ज़मीन पे गिरे पड़े नज़र आ रहे हैं, इनको कत्ल किया गया, इनको शहीद किया गया। क्यों? क्योंकि ये पंजाबी थे, क्योंकि ये बलूचिस्तान के अंदर थे और ये पंजाबी थे, इसलिए इनको कत्ल कर दिया गया। ये जो ख़वातीन हैं ढोंगी जो आके इस्लामाबाद के अंदर बैठी हुई हैं और बदतमीज़ी कर रही हैं और बलोचों के हकूक़ की बात कर रही हैं, इन्होंने एक मरतबा भी ये नहीं कहा, अगर इनका कॉज सच्चा होता तो ये इन पंजाबियों के लिए भी आवाज़ बुलंद करती, लेकिन इन्होंने नहीं किया। वज़ीरिस्तान के अंदर इन 6 पंजाबियों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और इसकी जिम्मेदारी जो है कल अदम तंजीम ने खुद कबूल की। और ये वही कल अदम तंजीम है जिसने कल पाकिस्तान अफवाज के खिलाफ थ्रेट अलर्ट और लेटर भी जारी किया था और बलोच मुजाहिरीन के एहतजाज की आड़ में पाकिस्तान को इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब भी ठहराया था। अब उनमें से एक जो बच्चा है वो बच गया है और उसने वज़ीरिस्तान में मारे जाने वाले ये जो 6 लोग थे इनसे मुतल्लिक जो है उसने पूरी कहानी सुनाई है कि इनके साथ क्या हुआ था। दरअसल ये 6 के 6 लोग जो ये हज्जाम थे, बाल काटते थे, और अब वो क्या कह रहा है और क्या कुछ बता रहा है जरा खुद ही सुन लीजिए। मरन रहेगन मुंह वाला लत्ता जे चाटा मरन रहेगन बहुत सारा जुल्म कीते ने सारे कुटिया ने बेदर्द रहंदे हन आदे क्या हन तो वो आदे हन तुसा फौज दे बंदे ही वे बेली तो फौज न रलिया खड़े वे जासूस ही वे तुसा भला सारा हाल उन दसे ने वे फौज वाले को। अच्छा ये दसो ये आदे सी तक क्योंकि शेप बड़े न गैर शरई काम करे कोई ई किस्म दी ना गाल ना ये कोई गाल कहने की थी साको। अच्छा जी हां वाल उनदे बाद वाल क्या कीते ने वालों ने बाद पीछे साको ऊ जात उठाल के ने 2 विघे जमान बिलहन 20 जमीन है जे उतना ना वन के ने बैठे हैं वाला साको आ के ने पैसे तुम्हारे किथे है ना वाला पैसे सारी दुकान है लाथे अंत है वाला चाचे मारे छे ना ना सब को सारे पता है पे बिली ना चाचा ए ना सका है जे सारा उन पिया वाला बिने पुद रह गए एबे तुम्हारे बंदे किथे हैं शाहजान नादर ये किथे हैं असांगे वो तो गए घर वाला चाचे मारे छे ने। जी तो आपने सुन लिया, लेकिन इन पंजाबियों की आवाज़ कौन बुलंद करेगा? क्योंकि पंजाबियों को तो जालिम साबित करके बलूचिस्तान के अंदर जो वो पेश किया जाता है, क्योंकि उसके पीछे एजेंडा जो है ना, बलोची हो, पठान हो, पंजाबी हो, सब पाकिस्तानी है। ये अंदर के लोगों का काम नहीं है, ये बाहर के लोगों का काम है जो कि बदतरीन साजिशें करते हैं और लड़वाते हैं। यहाँ पर मैं एक और ख़बर आपको देती चलूँ और वो ये है कि हसन अयूब जो सहाफ़ी हैं उनकी ये खबर है और इसको और भी बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर चुके हैं अब तक, और उनका बताना ये है कि इमरान खान ने 9 मई का वाक़या करवाया, लोगों को उकसाया, लेकिन इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था जिसने ये पूरा प्लान जो है वो तैयार किया था? जी हाँ, उन्होंने दावा किया है कि इसके अंदर जो पूरा मास्टरमाइंड था, जो इस पूरी गेम को तैयार करने वाला सहूलतकार था, वो शाह महमूद कुरैशी थे। जी हाँ, उन्होंने क्या कहा और कैसे कहा मैं उन्हीं की ज़बानी जो है वो आपको बताती हूँ कि हसन अयूब ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी उन दिनों मीटिंग्स में मौजूद थे जिसमें फैसला हुआ था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो GHQ की तरफ मार्च करना है। मारूफ जो सहाफ़ी हैं उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई को चक्री में मीटिंग भी हुई थी जिसमें इमरान खान खुद शरीक थे और उसमें ये फैसला किया गया था कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की सूरत के अंदर जो है मार्च किया जाएगा और वो GHQ की तरफ होगा और तोड़फोड़ की जाएगी। उन्होंने कहा कि उस वक्त निज़ाम में ऐसे लोग भी मौजूद थे जो 9 मई वालों को सहूलतकारी फराहम कर रहे थे, मतलब उनका इशारा मेरे ख्याल से जनरल फैज़ की तरफ था, शायद मुबैना तौर पे। उन्होंने मजीद कहा कि 9 मई की पूरी प्लानिंग जो है वो मौजूद थी। जब इमरान खान की पहली मरतबा गिरफ्तारी के बाद रिहाई हुई तो उन्होंने कहा था कि मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया। ये आपको याद होगा बयान है इमरान खान का जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर दोबारा मुझे गिरफ्तार किया गया तो इससे भी बड़ा रिएक्शन आएगा। हसन अयूब ने यह भी कहा कि अडयाला जेल में इलेक्शन कमीशन के अरकान को इमरान खान धमकियां देते और कहते रहे कि मैंने तुम्हारी शक्लें पहचान ली हैं और अब मैं तुम लोगों को हुकूमत में आने पर तुम लोगों पे आर्टिकल 6 लगाऊंगा। ये आपको पता है 2 दिन पहले ये वाकया पेश आया जब उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई और इलेक्शन कमीशन के लोग जब उनके सामने पढ़ रहे थे तो इमरान खान ने उस वक्त कांपते हाथों के साथ शदीद गुस्से में कहा था कि तुम लोगों की शक्लें मैंने पहचान ली हैं और तुम लोगों को हुकूमत में आके मैं आर्टिकल 6 लगाऊंगा। तो ये है जी इमरान खान साहब के काम। और दूसरी तरफ आपको ये भी बता दूं कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिए गए हैं और तमाम हलकों से उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो इस वक्त मनसूख हो गए हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं
کہ ہبا چودھری جو ہیں انہوں نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں. اچھا اب یہ معاملہ بڑا مزیدار ہے کہ اعزاز سید ہیں جی، ایک صحافی ہیں. صحافی کا کام ہوتا ہے کہ وہ صرف خبر دیتا ہے، لیکن اعزاز سید نے باقاعدہ طور پہ ہبا فواد کی کیمپین چلائی. کیمپین کیسے چلائی کہ اس وقت اسکرین کے اوپر آپ کو ایک ٹویٹ نظر آ رہا ہے. جو ہے اعزاز سید نے لکھا کہ ہبا فواد جہلم سے مسلم لیگ نون کی امیدوار مطلوب مہدی کے خلاف فواد چودھری کی مہم چلائیں گی. ہبا جو ہیں وہ پڑھی لکھی ہیں، باشعور ہیں. انہوں نے آگے لکھا کہ سیاست شوہر کی اسیری کے باعث مجبوری میں کر رہی ہیں، خدا ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. امید ہے کہ مقامی افراد بھی ان کا ساتھ دیں گے. اور ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ جناب فروخ الطاف کے خلاف نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی ناقد ہیں، یعنی خاندان میں جو کشمکش پیدا ہوئی تھی کم از کم یہ اسے آگے نہیں بڑھا رہی. اور ہبا فواد چودھری نے خود اپنا ٹویٹ کیا کیا وہ بھی ذرا اسکرین کے اوپر پڑھ لیں. انہوں نے لکھا کہ فواد چودھری جہلم سے ہیں اور جہلم فواد چودھری کا ہے. اب کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ فواد جیل میں رہ کر بھی انتخابات میں حصہ لیں گے. فواد کی انتخابات کی مہم کا آغاز 18 دسمبر سے شروع ہونے جا رہا ہے. سوموار صبح 11 بجے جہلم پریس کلب میں جہلم کی عوام سے ملاقات ہوگی. تو مزیدار بات یہ ہے کہ ہبا فواد کی الیکشن مہم جو ہے وہ اعزاز سید نے یہ کہہ کر شروع کی کہ نون لیگ کے مقابلے میں وہ پڑھی لکھی ہیں، باشعور ہیں، جبکہ خیر سے ہبا فواد چودھری ابھی ہی سے ہار گئی ہیں. انہوں نے اپنے الیکشن کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ کہا ہے جی میں نے واپس لیے ہیں. لیکن ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ اس لیے منظور نہیں ہوئے ہیں کیونکہ نو بینک اکاؤنٹ اور غیر ملکی دورے چھپانے کی وجہ سے ان کے یہ کاغذات جو ہیں وہ بیسیکلی مسترد ہوئے ہیں. اور فواد چودھری جو ہیں ان پہ اثاثے چھپانے کے کیس جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں اور اسٹیٹ بینک اور ایف آئی اے نے ان کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی پیش کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہبا فواد چودھری جو ہیں وہ اس چیز سے بھاگ نکلی ہیں. چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. یہ ایک صحافی ہیں جی نجم ولی خان، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے. اچھا اب ایک طرف اظہر صدیق اور عمران خان کے جو وکلاء ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ چھوٹنے والے ہیں، وہ باہر نکلنے والے ہیں، 15 جنوری کو وہ ہر صورت باہر ہوں گے. جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کا شروع کیا ہوا احمقانہ خودکش کھیل اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. کابینہ کمیٹی محکمہ داخلہ سے ثبوت لے کر عمران خان کو ممکنہ طور پہ صرف 14 روز میں 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ ساز ثابت کر دے گی، جس کے بعد پی ٹی آئی کارکن اپنے لیڈر کا چہرہ روز قیامت ہی دیکھ سکیں گے. اللہ ان پر رحم کرے. تو بہرحال عمران خان کو بڑی سزا ہونے جاری ہے، جبکہ ان کے اپنے وکلا جو ہیں وہ ایک نئی سازش تیار کر رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو اب بھی جھوٹی تسلیاں دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 جنوری کو عمران خان چھوٹ جائیں گے اور باہر آ جائیں گے، جو کہ فی الحال تک ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. بات کر لیتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کہ اب پھر سے یوتھیے جو ہیں وہ ان کو بہت ہی زیادہ ٹرول کر رہے ہیں. ویسے بھی وہ ان کے نشانے پہ ہیں. اب کی بار ہوا کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلا بیان جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو ٹونٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ عمران ریاض خان نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا میں کارٹون نیٹ ورک نہیں دیکھتا. پھر آپ کو یاد ہے کہ جو حامد میر ہیں انہوں نے بھی ان کے اوپر ٹونٹ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد میں نے اس کا پورا جو پوسٹ مارٹم ہے وہ آپ کے سامنے کیا تھا. اب کی بار جو ہے ہوا کیا کہ ایک تقریب تھی جو کہ تھی فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے ای کیمپس کی لانچنگ تھی. بیسکلی اس تقریب سے خطاب کر رہے تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. انہوں نے کہا کہ لائیو نشریات میں جب صحیح طریقے سے میں نہیں بیٹھتا تو بعد میں میری بیگم جو ہے وہ اس کو نوٹ کر لیتی ہیں اور وہ اکثر مجھے کہہ دیتی ہیں کہ آپ صحیح سے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ باڈی جیسچر یا آپ کا بیٹھنے کا جو جیسچر ہے وہ ٹھیک نہیں تھا. اور اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ یوتھیوں کو آگ لگ گئی، ان کو موقع مل گیا. انہوں نے کہا کہ جی ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ جی ہم تو ٹیلی ویژن دیکھتے نہیں ہیں، اور اب جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں دیکھتے تو آپ کی بیگم تو دیکھتی ہیں. اور اتنی پھر ان کی بیگم کی ٹرولنگ کی گئی کہ جو افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ شرم نہیں آتی. وہ شرم نہیں آتی نا، بس جس نے ٹرول کرنا ہے اس نے کسی بھی بات پہ ٹرول کر ہی لینا ہوتا ہے. اور جاتے جاتے آپ کو یہ خبر بھی بتا دوں کہ جے یو آئی نے پنجاب کے اندر قومی اسمبلی کی جو 53 حلقے ہیں وہاں سے اپنے امیدوار میدان میں اتار دیے ہیں. دوسری طرف جو ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی ہمیشہ سے خارجہ پالیسی جو ہے وہ اتنی اچھی اور اسٹرانگ نہیں رہی ہے. اب دنیا کے جو اہم ترین دارالحکومت ہیں وہاں میں تعینات جتنے بھی پاکستانی سفیر ہیں ان سب کی ایک کانفرنس ہو رہی تھی. اس وقت اسکرین کے اوپر آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، اور ان تمام جو کانفرنسز کے اندر جو پاکستان کے سفیر ہیں ان سب نے شرکت کی ہے. اور مقصد کیا تھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو مزید آگے بڑھانے پر غور کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو جنرل عاصم منیر ہیں انہوں نے صاف طور پہ یہ دو ٹوک اعلان کیا ہے
کہ ایک تو 9 مئی کو نہیں بلایا جائے گا, دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو ہم نے سب سے بیسٹ اکانومی بنانا ہے, اور اس کے حوالے سے جو ہے ہمارے جو سفیر ہیں ان کو جو نئے چیلنجز ہیں اس کے اکارڈنگلی اب چلنا پڑے گا. تو جناب یہ تھی آج کی خبریں. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے اور سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے, شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پان.